कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य क्या होने वाला है इनका? अगर भारत सरकार उनको अपनी ग्रोथ पे बढ़ने देगी ना तो आश्चर्य मत करना। आज 21 तारीख 16 तारीख को स्टार्ट हुई, आज 5वां दिन है। जो इतनी पुरानी देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और आज देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी मजबूत पार्टी, उन सब को इंस्टा पे उसने पिछाड़ दिया है। आरोप कॉकरोच जनता पार्टी पे भी लग रही है कि इनके पीछे कुछ और लोग। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जब आप जोड़ोगे तो आपको लगेगा इसके पीछे कोई है और वो हेली लिंच को इन लोगों ने स्पाई माना, तो वहां पर पहले तो नरेंद्र मोदी से वो सवाल, उसके बाद एमईए के सेक्रेटरी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा ही होगा। तो बड़ी शान बढ़ी हमारी या बेइज्जती हो गई? एक सवाल ने आपको पूरे विश्व में मेलोडी पे आना चाहता हूं मैं। वीडियो तो देखी होगी आपने, कैसा लगा वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल जी? नहीं, मुझे कॉकरोच जनता पार्टी की भविष्य क्या होने वाला है इनका? नहीं, देखिए, ये एक सोशल मीडिया की मुहिम से उजी हुई पार्टी है जो पिछले लगभग 4 दिन से ही बनी है। 16 मई को इनका पहला पेज, इनकी शुरुआत हुई 16 मई को। तो 16 मई को कई लोग जोड़ के देख रहे हैं राहुल गांधी के 16 से भी, कि राहुल गांधी ने कहा था पजल 16, और यहाँ 16 तारीख को एक कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया फ्लोट होती है इंस्टाग्राम पे और उसको बड़ा भारी समर्थन मिलता है। मैं अभी देख रहा था कि वो जो बीजेपी के जितने समर्थक हैं इंस्टाग्राम पे, फॉलोवर्स हैं 8 पॉइंट समथिंग मिलियन हैं, उनको क्रॉस कर दिया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी के 13.7 मिलियन थे, उनको क्रॉस कर दिया। देश की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली पार्टी, देश की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली पार्टी अब इंस्टाग्राम पे कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया है, कॉकरोच जनता पार्टी। तो ये बड़ी बात है। कभी क्यों जुड़ रहे हैं सर इनके साथ लोग? मुझे लगता है जिस तरीके से नीट को लेके, जो पेपर लीक को लेके हुआ है, बार बार हो रहा है, युवाओं में, जेनजी में एक अलग तरीके का गुस्सा पैदा हो रहा है। और नीरज, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई क्रांति देश में नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। अगर आपको ये लगता हो कि राहुल गांधी या केजरीवाल या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या विजय, ये लोग बाहर निकलेंगे और कहेंगे क्रांति करनी है और देश के लोगों उनसे जुड़ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ ऐसा ही होता है, हाँ, जो ऐसा लगता है कि देश के लोगों के बीच से निकला हो, कि उनकी आवाज़ हो। आपको याद होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन, राइट? मैं ऑब्वियसली इस पे आने वाला था। कुछ ऑब्वियसली वैसा ही था कि एक नए लोग आए थे, अन्ना को लेके आए, अरविंद केजरीवाल आए और युवा जुड़ते चले गए, इंडिया गेट पे आ गए, रामलीला मैदान में पहुंच गए और जनता का पूरा समर्थन मिला, लोगों ने पैसा भी दिया, लोगों ने आंदोलन को चलाया भी, जो जो आवश्यकता थी उन लोगों को वो सब कुछ किया गया। आज अभी मैं देख रहा था कि इंस्टाग्राम पे नंबर 1 पार्टी हो गई है। अब ट्विटर पे उनका अकाउंट इन्होंने सस्पेंड कर दिया, बंद कर दिया है, तो उन्होंने नया अकाउंट बना दिया है, बोला ठीक आ जाओ, और उस अकाउंट को भी उतना ही समर्थन मिल रहा है। तो इनका जो आज की जो उनकी मुहिम है वो ये है कि आप लोग बीजेपी को अनफॉलो करो। अब देखते हैं कि ये मुहिम कितना काम करती है और कहाँ तक लेके जाते हैं। मतलब पॉजिटिवली इनका सपोर्ट तो किया ही गया है, अब क्या इनके कहने पे बीजेपी को अनफॉलो किया जाता है, ये भी देखने वाली बात है कि इसका इम्पैक्ट कितना है और आगे ये क्या किस विषय को लेकर आते हैं। और अगर कहीं किसी राज्य में या नीट में कोई पेपर लीक होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट ये पार्टी करेगी, या कौन से विषय को ये उठाएगी। अच्छा, क्या एम्प्लॉयमेंट भी उठेगा इसमें, ठीक है ना? तो ये एक फ्यूचर का सवाल है कि ये किस तरफ जा रही है। हाँ, अच्छा, आपने जो एक बात बोली ना कि हमेशा जो आंदोलन है वो इसी तरीके से उठता दिखता है कि लोगों के बीच से उठाओ, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पीछे कौन थे, अब तो सारी बातें खुल चुकी हैं। आरोप कॉकरोच जनता पार्टी पे भी लग रही है कि इनके पीछे कुछ और लोग हैं। आम आदमी पार्टी के साथ तस्वीरें आ रही हैं फाउंडर की। वो जो लड़का है अभिजीत दीप के, जो उसके फाउंडर हैं कॉकरोच इंडिया पार्टी के, वो कभी आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे और मुझे लगता है कि ये बात लगभग 5-6 साल पुरानी बात है। अब वो कहीं विदेश में रहते हैं और वहाँ से उन्होंने इस पार्टी की शुरुआत की है। अब इसको जोड़ इसलिए दिया गया आम आदमी पार्टी से क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मैटर और जस्टिस स्वर्णकांता का मैटर वो सबके सामने हैं। उसमें लंबी जिरह हुई कि भाई आप अपने आप को इससे विड्रॉ कर लीजिए, और फाइनली उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो जुडिशरी वर्सेस अरविंद केजरीवाल चल रहा था, उधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कॉकरोच को लेके जो कमेंट देश के युवाओं पे किया गया, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जब आप जोड़ोगे तो आपको लगेगा इसके पीछे कोई है और वो आम आदमी पार्टी है।
लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का बजट 16 है, क्योंकि 16 को पार्टी फ्लोट हुई है, इनका पेज बना है। तो इसमें अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। और लोग ये भी कह सकते हैं अखिलेश के, क्योंकि अखिलेश ने जो फेसबुक पोस्ट लिखा, मैं देख रहा था कैप्शन, तो इट्स बीजेपी वर्सेस सीजेपी। ठीक है, अच्छा, नहीं, उन्होंने ट्वीट भी किया वो। अच्छा, ट्वीट भी किया, हाँ, तो सारे प्लेटफॉर्म पे एक कैप्शन जो है वो डाल दिया गया होगा। अच्छा, ऐसा है ना कि ऐसी मुहिम उठेगी तो सत्ता पक्ष के समर्थक जो होंगे उनका सबसे बड़ा आलोचना का पॉइंट ये रहेगा, ये देखो भाई विपक्षी पार्टियों ने किया है। मैं कहता हूँ गलत क्या है इसमें? नहीं, अगर वो संविधान के दायरे में रह के कोई पार्टी बना रहे हैं और संविधान के तहत वो युवाओं को जोड़ रहे हैं, उल्लंघन नहीं कर रहे हैं किसी भी कानून का, जो कि वो बार बार कह रहे हैं जी भाई, उन्होंने कोई भी अभी तक ऐसी बात नहीं कही है कि क्या लोगों ने कहा कि क्या नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी क्रांति होगी, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो कानून और संविधान इजाज़त देगा हम वही काम करेंगे। इसीलिए आप उनको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाओगे। ठीक बात है। और बीजेपी अगर आज ये कहती है कि नहीं इसमें कोई विदेशी साजिश है, अरे भाई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? तो बीजेपी ही है। केंद्र में दिल्ली में तो केजरीवाल बेनिफिशियरी थे, आप दिल्ली सरकार में आ गए, लेकिन केंद्र में कौन आया? मोदी जी आए, और फाइनली इवेंचुअली दिल्ली में भी आ गए। हाँ। और दिल्ली से आपने कांग्रेस को खत्म कर दिया, जो आपका सबसे बड़ा टारगेट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है नीरज, कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ देश का मीडिया था, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया के साथ देश का मीडिया नहीं है। वो आज या कल देखना उसको एंटी नेशनल साबित कर देगा। ये कहेगा कि विदेशी ताकतों की साजिश है और ये है और वो है, जो पता नहीं क्या क्या कहानियां बनेंगी। लेकिन जैसा वो इंस्टा पे बार बार अपील कर रहे हैं कि हम संविधान के दायरे में रह के अपनी बात रख रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, और जितना समर्थन उनको लोग दे रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे 4 दिन के अंदर, आज 21 तारीख जी, 16 तारीख को स्टार्ट हुई, आज 5वां दिन है, जो इतनी पुरानी, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और आज देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, मजबूत पार्टी, उन सब को इंस्टा पे उसने पिछाड़ दिया है। They replaced। हाँ, छोटी बात नहीं है ये। और जितना जैसे हर घंटे हम चेक कर रहे हैं वो मिलियंस में बढ़ता ही जा रहा है। एग्जैक्टली, हम लोग पिछला शो भी कर रहे थे रिकॉर्ड नोदा न्यूज का, उसमें यही हुआ, जो निवेदिता थी वो रिसर्च करके आई, मैंने कहा नहीं ये नंबर बदल चुका है, और जब मैं बोल रहा हूँ तब फिर नंबर बदल रहा है, और बदल रहा है लाख लाख की संख्या में। अगर भारत सरकार उनको अपनी ग्रोथ पे बढ़ने देगी ना, तो आश्चर्य मत करना कि अगर वो मोदी जी को ना पछाड़ दें। अच्छा, इंस्टाग्राम पे 101 मिलियन फॉलोवर है मोदी जी के। अच्छा, एक एंगल से मैं सोच रहा था इसी चीज को, इस ग्रोथ को, कि भाई ये तो वोट चोरी की तस्दीक भी कर रहा है। मतलब समझिए, जो मुद्दा है उनको लेकर एक आदमी डिजिटल स्पेस पर एक पार्टी बनाता है, और वो पार्टी इतना सारा प्यार पा रही है, इतना सारा सहयोग पा रही है। जब सहयोग इतना सारा डिजिटल स्पेस पे, तो इलेक्टोरल स्पेस पे क्यों नहीं दिखता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये वोट चोरी के इशू से नहीं जुड़ रहा है। ये जो देश का युवा है, जो जेनजी है, जो इस मुहिम से जुड़ रहा है, इस पार्टी से जुड़ रहा है, वो अपने हितों के लिए कर रहा है। हाँ, मैं पेपर लीक को लेके कर रहा है वो, नीट को लेके कर रहा है वो, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके कर रहा है वो, ठीक है, और जो आज हालात, जो आर्थिक हालात देश में हैं, उससे मुझे लगता नहीं कि कहीं रोजगार पैदा होगा। तो उसके अपने विषय हैं, और जब भी इस देश का युवा सड़क पे आता है तो वो खुद के जो विषय होते हैं उनको लेके ही जुड़ता है। मैं इसे ऐसे समझने की कोशिश कर रहा था कि देश का युवा तो जुड़ रहा है, और देश का युवा मुद्दों के लिए जुड़ रहा है, क्योंकि इनका मैनिफेस्टो अगर देखते हैं, 5 पॉइंट्स जो हैं वो ज़बरदस्त 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, देश का युवा जुड़ रहा है, इन मुद्दों को समझ रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, तो फिर वोट भी तो दे रहा होगा शायद, लेकिन वोटों में ट्रांसलेशन नहीं दिखता है। इसका मतलब क्या लोगों की जो भावनाएं हैं वो अब वोटिंग के जरिए ट्रांसलेट ही नहीं होती है? नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि नहीं होती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तमिलनाडु में टीवी के नहीं आएगी, फिर केरला में कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, ठीक है ना। इसका कोई हमारे पास ऐसा पर्याप्त सबूत नहीं है हम ये कह सकें कि देश का युवा जहां वोट डाल रहा है उसकी वोट पहुंच नहीं पा रही है। बिना आधार के तर्कहीन बात हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर इस देश में वोट चोरी हो रही है तो जनता को पता होता है कि वोट चोरी हो रही है। अगर हम ये भी मान लें कि हाँ 80 करोड़ लोग देश से, सरकार से राशन लेकर रोटी खा रहे हैं, उनको ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब होता है। जब इस देश में संविधान का मुद्दा उठा तो लोग उसके साथ जुड़े, उन्होंने बीजेपी को 240 पे लेके आए, वो इस बात के प्रमाण हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि किसी भी विधायक को या उम्मीदवार को या सांसद उम्मीदवार को या सरपंच को, इन सबको पता होता है कि हमें कितनी वोट कहाँ से मिल रही है। जिस गांव में सरपंच का चुनाव है तो उसको पता होता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, और जब वोट पड़ जाती है तब भी आपको अंदाजा होता है कि कितना पड़ गया, कितना वोट मुझे पड़ा, कितने से मैं हारूंगा, कितने से मैं जीतूंगा।
कैंडिडेट भले ही कुछ ना करे रिजल्ट आने तक, बट उसको अंदाजा होता है कि नहीं मुझे इतने के आसपास वोट आया है। जो एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन होता है, मैं नए की बात नहीं कर रहा हूँ जी। मैं कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी नहीं है इस खेल में, लेकिन जनरली लोगों को पता होता है। मैं एक मेरे जानने वाले हैं, मैं दोस्त भी कह सकता हूँ उनको, तो वो उन्होंने चुनाव लड़ा हरियाणा से, रिजल्ट नहीं आया था, तो मैं बाई चांस निकल रहा था तो उनसे मिलने चला गया, तो वो ऐसे लेके बैठे हुए थे डाटा पूरा। उन्होंने मुझे कहा कि देख मुझे ना अराउंड 82,000 वोट आएगा, उतना ही आया उनको, 82,000 वोट आया। लेकिन ये एग्जाम्पल हो सकता है आदेश जी, क्योंकि मैं भी हरियाणा विधानसभा चुनाव की ही बात कर रहा हूँ। एक कैंडिडेट थे, जब उनके समर्थकों से और उनसे बात हुई तो वो जितना बता रहे थे कितना आएगा, उससे 20-25 हज़ार ज्यादा आया, जबकि आंकड़े और सर्वे जो को नहीं पता होता कुछ भी, कैंडिडेट को पता होता है अगर वो एक्सपीरियंस, मैं कैंडिडेट की बात कर रहा पढ़ा हूँ, लिखा हो, उसके पास डाटा हो। हर गांव से आपके समर्थक आपको बताते हैं कि भाई साहब इतनी वोट हमारे यहाँ पे पड़ी हैं, इतनी इसको पड़ी है, इतनी इसको पड़ी है, इतनी इसको पड़ी है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है वो बूथ वो मेज लगी होती है, ठीक है, कि भाई ये फलाने की है, ये ढिकड़े की है, उससे कितनी वोट किसने ली, उसमें मुझे लगता है कि 5-7% ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज लगभग वो सेम ही रहता है। चलिए ठीक है, मतलब एक चीज तो खैर कॉकरोच जनता पार्टी से ये तो तय होती है कि लोगों के बीच, लोगों के मन में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, आक्रोश है, अपने 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 इश्यूज को लेके वो नाराज हैं सरकार से, और ये जो इतना बड़ा समर्थन उनको मिल रहा है इस बात का प्रमाण है कि एक पार्टी का स्पेस अभी भी इस देश में है, भले ही वो कॉकरोच पार्टी है। मैं हमेशा आपको शो में कहता था कि इस देश में दो ही वोट हैं, एक वोट वो है जो बीजेपी के साथ है, एक वोट वो है जो बीजेपी के खिलाफ है, जो विपक्ष के पास है। ये इतना बड़ा जन समर्थन देख के मेरी राय बदल रही है, हालांकि ये लोग अभी राजनीति में नहीं आए हैं, वो एक अलग विषय है, फिलहाल डिजिटल कैंपेन जैसा, ये एक डिजिटल कैंपेन जैसा है, उसका नाम पार्टी हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर कल को कोई पेपर लीक होता है या कहीं पे किसी भर्ती को लेके लाठियां बरसाई जाती हैं युवाओं के ऊपर, और अगर ये पार्टी उनको वहां जुड़ने का संदेश देती है कि आप आइए हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो फिर क्या नज़ारा होगा। ये कवि की कल्पना है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहे हैं, और प्लस वो देखने वाली चीज भी होगी कि रियलाइजेशन ऑन ग्राउंड कितना है, कितना नहीं है। अच्छा, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, और इवन वो जो एक घिनौनी घटना निर्भया वाला केस हुआ था, उसमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोग इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन तक पहुंच पाए थे, विजय चौक तक पहुंच पाए थे। तो उसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, और सरकार इस बात को समझ रही है कि ये एक बड़ा चैलेंज है, तभी इन्होंने ट्विटर अकाउंट बंद किया उनका। इंस्टाग्राम जो है वो प्रतीक्षित है कब होता है बंद या चलता नहीं, मैंने तो लिखा है अभी कि बताइए कब होगा बंद। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही होगा ना, हम लोग तो जेल चुके हैं, लेकिन अगर वो संविधान के दायरे में कानून का पालन करते हुए अपना काम कर रहे हैं, तो आप किस आधार पे उनको बंद करोगे? नहीं, प्लेटफॉर्म बंद करने के लिए इनको ना तो संवैधानिक प्रक्रियाओं की जरूरत है, ना ही किसी आधार की जरूरत है, बस कर देंगे, कह देंगे सरकार का। और अगर कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया कोर्ट जाती है तो वहां तो ऑलरेडी बैठे हुए कॉकरोच कहने वाले। हाँ, ठीक बात। तो इनका मसीहा कौन होगा? बहरहाल पता है सर, लड़ाई के तरीके बदलते हैं माहौल के हिसाब से। आपने कहा ना कि जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन को मीडिया का सपोर्ट मिला था, कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसको मीडिया का सपोर्ट मिलेगा नहीं, तो कॉकरोच जनता पार्टी इससे लड़ने का हथियार खुद बना के लाई हुई है, इसे चाहिए भी नहीं सपोर्ट। जो उसने मैनिफेस्टो के 5 पॉइंट्स रखे हैं, उसमें एक पॉइंट ये है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार बनती है तो अडानी और अंबानी के स्वामित्व वाली जितनी भी मीडिया हाउसेज हैं उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, और जितने गोदी एंकर्स हैं उनके बैंक खातों की पड़ताल की जाएगी। ये तो वैसा हो रहा है जैसे नायक फिल्म चल रही है अनिल कपूर की। सही है। तो मैनिफेस्टो के इस पॉइंट पे मीडिया बचेगा कहाँ? आप हैं, हम हैं, पॉलिटिक्स है। नहीं, हमें कौन मीडिया मान रहा है? हम तो स्टार्टअप कैटेगरी में आते हैं ना। मेन स्ट्रीम मीडिया को ही लोग मीडिया मानते हैं, और वो अलग बात है कि आजकल देश का हर आदमी जिसके पास मोबाइल और कैमरा है वो मीडिया है, जो वो शूट करता है वही खबर बन जाती है। लेकिन जाहिर है कि वो लोग बेहतर काम भी कर रहे हैं, ग्राउंड पे जाकर रिपोर्ट्स भी ला रहे हैं, और मीडिया ना मानना और मीडिया मानना बड़ा पर्सनल सा मामला रह गया। जैसे हेली लिंच को मीडिया उसको तुम नॉर्वे जाओ, मैं वही हेली लिंच। अच्छा, चलिए आप पहले तुम हरियाणा चलो। अच्छा, इसको ऐसे कहो कि कहते हैं कि मास्टर जी बच्चे डरते नहीं आपसे, बोले मैं भी नहीं डरता।
एक बात है। मत मानो मीडिया, ठीक है, तुम्हारी हाँ। मर्जी, हाँ, जो तुमको मानना है वो मान लो। मानो, ठीक है। हेली लिंच को इन लोगों ने स्पाई माना। हेली लिंच अपने आप को पत्रकार मानती हैं और उनका सवाल मुझे तो पत्रकारिता के दायरे का बड़ा जबरदस्त सवाल लगा। एक राष्ट्राध्यक्ष आपके देश में आया है, उस राष्ट्राध्यक्ष से आपके कुछ सवाल हो सकता है। मानवाधिकारों को लेकर नॉर्वे जो है हमेशा से सुचिंतित रहा है, हमेशा से उसके बारे में सोचता है। हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे ऊपर है। तो वहां पर पहले तो नरेंद्र मोदी से वो सवाल, उसके बाद एमईए के सेक्रेटरी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा ही होगा। देखा। तो बड़ी शान बढ़ी हमारी या बेइज्जती हो गई? पहली बात तो जो एमईए ने जो ब्रीफिंग की वो नहीं करनी चाहिए थी, और जिस आक्रोश में आके कि उसकी आवश्यकता नहीं थी। वहाँ के एक पत्रकार ने सवाल पूछा, उनके देश में उनको ये अधिकार मिला हुआ है, मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में वो लोग बहुत ऊपर हैं हम लोगों से, और अगर उनका सवाल आपने लिया वो आपका अधिकार था, लिया या नहीं लिया, ठीक है। 56 लाख टोटल पॉपुलेशन है, 56.5 लाख उस देश की, जी। ठीक है। और उस लड़की के मुझे लगता है कि ये एक नैरेटिव गढ़ा गया कि इस लड़की के तो 8,000 फॉलोवर हैं और ये तो कुछ भी नहीं है। अरे भाई, वो एक पत्रकार है, उसने एक सवाल पूछा है, आपको जवाब देना है या नहीं देना है वो आपका अधिकार है। अब इन्होंने जैसे ये यहाँ पे करते हैं कि आए, अपना एड्रेस किया और चल दिए, वहाँ पे भी सेम करने की कोशिश की। तो वो जो मैसेज गया वर्ल्ड वाइड कि भाई प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, और विदेश में भी नहीं करी, और सही बात भी है। और जहाँ का सवाल होता है तो फिर उसको एमईए अपने हिसाब से अपने लोगों को सवाल दे के पूछवा लेती है, जो सहूलियत वाले सवाल होते हैं। तो उससे लगता है कि नहीं, लोकतंत्र है इस देश में और मीडिया अपना सवाल पूछ सकती है। लेकिन वो सारे सवाल setting.com के होते हैं जी। कि जो पत्रकार हैं, जो सरकार के साथ खड़े हैं, जो एमईए बीट कवर करते हैं, उनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि आप एमईए बीट ही ऐसी है। राइट। तो जो सवाल दिए गए आपने वो पूछवा लिए। लेकिन जब विदेशी मीडिया सवाल पूछेगी तो वो आपके हिसाब से नहीं पूछेगी, वो आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, वो आउट ऑफ सिलेबस आएगा। तो ये सवाल भी आउट ऑफ सिलेबस था। अब एक लड़की सवाल पूछती है, वो बुरी लग रही है, दूसरी टॉफी खा रही है दूसरे देश की, वो अच्छी लग रही है, वो भी विदेशी ही है। तो ये दोहरे मापदंड मेरे समझ नहीं आते इन लोगों के। आपने रातों रात उसको हीरो बना दिया। पूरे वर्ल्ड में इस बात की चर्चा हुई कि एक नॉर्वे की पत्रकार का सवाल आपने नहीं लिया, और ऊपर से जो एमईए ने जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भाई साहब जो बोल रहे थे, क्या उनका एग्रेशन था। मैं वही वो बात कर रहे थे, 5,000 पुरानी सभ्यता है हमारी, और कितने असभ्य दिख रहे थे जहाँ पे एक जर्नलिस्ट को इंटिमिडेट कर रहे थे। मतलब ये तरीका वही है ना, जैसे हिंदुस्तान में आप इंटिमिडेट कर देते हैं कि तुम सुनो मेरी बात, आम काट के खाता हूँ कि चूस के खाता हूँ, ये पूछना है तुमको, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, ये बोलूंगा, ये सुनना पड़ेगा। उसी इंटिमिडेशन के लहजे में एमईए के सेक्रेटरी बात कर रहे थे। तो ये जो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है वो ट्रैवल करता है क्या? नहीं, वो दूर तक जाएंगे भाई साहब, उनको पता नहीं अगली पोस्टिंग देखना कहाँ होगी उनकी। उन्होंने पहला एग्जाम पास कर लिया है। अच्छा, ये आप एमईए में होके आप सभ्यता की बात कर रहे हो। सिंपल बात ये थी कि एक पत्रकार का सवाल है, जवाब दो, यही तो काम है ना जी। हिंदुस्तान में तो आपने उसको चेंज कर दिया, उस नैरेटिव को, कि प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर हैं जी। जबकि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं 140 करोड़ देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेही है मेरी। देखो, यहाँ भी तो दोहरे मापदंड है। बिल्कुल। एक तरफ कि इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, ये सवालों से ऊपर है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, वो सवाल लेते भी नहीं। फिर आप कहते हो कि नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रति मेरी जवाबदेही है, मैं उनके लिए आंसरेबल हूँ। तो आंसर दोगे कहाँ भाई साहब? दो तो सही, एक आंसर देते नहीं और फिर कहते हैं मैं आंसरेबल भी हूँ। देते हैं, मन की बात में देते हैं, देश को संबोधित करते हैं तब देते हैं, अक्षय कुमार के सामने देते हैं, जब उनका मन करता है तब देते हैं। तो ये हर जगह दोहरे मापदंड चल रहे हैं इनके। लेकिन इस एक सवाल ने आपको पूरे विश्व में मीडिया फ्रीडम के कपड़े उतार दिए। ठीक बात है। वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि 157वें नंबर पर अगर आप हैं तो जायज है। आपके लोकतंत्र के धागे खोल दिए उसने। अच्छा, नॉर्वे में ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत सारी बातचीत हुई। आपने खुद भी बताया कि कैसे वो पत्रकार जो है रातों रात स्टार भी बन गया, और बनना लाजिम भी था जिस तरीके की घटना हुई। अडानी के बारे में बहुत कम बातचीत होती है, अडानी पे हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले मेलोडी पे आना चाहता हूँ मैं। मेलोडी तो वीडियो तो देखी होगी आपने, कैसा लगा वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल जी को? नहीं, मुझे क्या बताऊँ, एक तो बीजेपी की जो पूरी राजनीति रही है वो इटली के खिलाफ रही है। पूरे जीवन भर वो पिछले 20-25 साल से सोनिया गांधी जब से सक्रिय पॉलिटिक्स में आई हैं तब से वो गाली देते रहे कि देखो इटली की महिला, इटली की महिला, इटली की महिला।
और अब इटली की महिला उनको इतनी प्यारी लग रही है कि वो उसको टॉफ़ी खिला रहे हैं, मेलोडी खिला रहे हैं मेलोनी को। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जो 7 दिन पहले कहता है सोना मत हाँ, खरीदो, मैं उसी दिक्कत उसी है। पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये तो इसका एक पहलू हुआ कि बीजेपी की राजनीति जो है ये वैसा ही है जब ये इमरजेंसी की बात करते हैं, हम्म, और खुद आज घोषित ठोक रखी है आपने। 20 साल से 25 साल से कह रहा हूँ सोनिया गांधी इटली की है, विदेशी मूल की है, विदेशी मूल की है। अब उनके साथ ऐसा फोटो शूट हो रहा है जैसे यहाँ शादी, वो क्या बोलते हैं उसको, प्री वेडिंग शूट होते हैं। ठीक है, आप उनको टॉफ़ी खिला रहे हो, देश की मीडिया बता रही है जाल मुड़ी के बाद की मेलोडी, ये सब कुछ देखो आप क्या केमिस्ट्री है। और उससे लगभग 5-10 दिन पहले आप देश को ये कहते हो कि भाई पेट्रोल कम खर्च करो, विदेशी यात्रा पे मत जाओ, फर्टिलाइज़र का कम यूज़ करो, सोना मत खरीदो। यानी सारे त्याग हिंदुस्तान के लोग ही करें क्योंकि उनको देश बचाना है और ये हर भारतीय का कर्तव्य है। सरकार हमने क्यों बनाई हमें पता नहीं है कि वो क्या करेगी। ये हर रोज़ ये कहते हैं पीयूष गोयल साहब, कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि FTA हो गया, FTA हो गया, FTA हो गया, हमारा एग्रीमेंट हो गया, फलानी कंट्री से हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कहाँ इन्वेस्टमेंट? कौन सी कंट्री ने आगे इन्वेस्टमेंट किया? कितने डॉलर आए उसमें? कितने लाख डॉलर, कितने हज़ार डॉलर, क्या इन्वेस्टमेंट आई हमारे यहाँ? टेस्ला भी भाग गया। ठीक बात है। क्यों रुपया गिर रहा है? रुपया इसलिए गिर रहा है क्योंकि हमारे देश में कोई विदेशी कंपनी डॉलर में निवेश नहीं कर रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। हम्म, रुपया इसलिए गिर रहा है, रुपया इसलिए गिर रहा है क्योंकि हम पेट्रोल, फर्टिलाइज़र, तेल, फर्टिलाइज़र और गोल्ड, सोना, ये हम इंपोर्ट करते हैं। इसका सारा जो पेमेंट होती है वो डॉलर में होती है। लेकिन इसकी एक सच्चाई ये भी है कि अमेरिकन डॉलर वर्ल्ड वाइड गिर रहा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 55 पे होता था, आज 70 पे आ गया, 68-70 के आसपास है। क्यों? वो वर्ल्ड वाइड गिर रहा है, बाकी कंट्रीज़ को फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है कि जिसका रुपया लगातार गिर रहा है अमेरिकन डॉलर के मुकाबले। मैन्युफैक्चरिंग हम करते नहीं, असेंबल करते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं जी। तो इसीलिए हम इतनी बड़ी मार्केट हो गए हैं वर्ल्ड के लिए, चाइना के लिए, अमेरिका के लिए, इसलिए यूएस डील हुई है। किसी भी तरीके से यूएसडी जो है उसको मजबूत किया जा सके। हाँ, मार्केट है, हम डंपिंग यार्ड है, मैं बार बार कहता हूँ इस शब्द को। तो ये नहीं देख रहे हैं कि तुम सब कुछ दिए जा रहे हो, तुम ले कुछ नहीं रहे हो।